दिसंबर 1999 की दोपहर करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC814 हर बार की तरह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। कुछ ही घंटों में क्रिसमस का फेस्टिवल था और आने वाले दिनों में नए साल की खुशियां भी अपने रंग बिखेरने वाली थी, जिस कारण प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों में एक्साइटमेंट का माहौल था। प्लेन में बैठा हर एक शख्स खुश था और जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें ज्यादातर संख्या भारतीयों की थी, लेकिन इस फ्लाइट में कुछ विदेशी यात्री भी मौजूद थे। प्लेन की कमान को कैप्टन देवी शरण ने संभाला हुआ था, जिनके को पायलट राजेंद्र कुमार और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। प्लेन जमीन से 10,000 फीट ऊपर पहुंच चुका था और समय से अपनी तय दिशा में आसमान से होकर गुजर रहा था। काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ा ये विमान कुछ ही देर में नेपाल से निकलकर इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था और अब केवल 1 से 1.5 घंटे के अंदर न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। फ्लाइट की डेस्टिनेशन बेशक 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर थी, लेकिन फ्लाइट में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये 1 से 1.5 घंटे का सफर अब उनके लिए काफी लंबा होने वाला है। आगे जो होने वाला था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। दरअसल प्लेन के इंडियन एयर स्पेस में एंटर करते ही अचानक से मास्क पहने हुए 5 लोग हाथों में बंदूकें लिए पैसेंजर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। ये पांचों लोग आतंकवादी थे, जिनका मकसद इस प्लेन को हाईजैक करना था। प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक हाईजैकर बंदूक लेकर पायलट के कैबिन में घुस जाता है और कैप्टन देवी शरण और को पायलट राजेंद्र कुमार पर बंदूक तान देता है। उधर चारों हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को हथियारों से डराने लगते हैं। प्लेन का माहौल एकदम से खौफनाक मंजर में बदल जाता है। पैसेंजर्स को समझ नहीं आता कि थोड़ी देर पहले उनके ही बीच बैठे हुए कुछ लोगों का इस तरह उन पर बंदूक तानना और उनका टेररिस्ट होना कैसे संभव हो सकता है। प्लेन का कंट्रोल पाते ही हाईजैकर्स ने बच्चों और महिलाओं को एक तरफ और यंग पैसेंजर्स को दूसरी तरफ कर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। इस घटना से जहां पैसेंजर्स के होश उड़े हुए थे, तो वही पायलट्स कैबिन में मौजूद हाईजैकर कैप्टन शरण पर प्लेन को वेस्ट की तरफ उड़ाने के लिए डरा धमका रहे थे। दरअसल इन हाईजैकर्स का मकसद इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाने का था। ये पांचों हाईजैकर्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ये लोग इतने चौकन्ने थे कि अपने असली नाम की जगह काफी सावधानी बरतते हुए एक दूसरे को चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर जैसे कोड नेम से बुला रहे थे। इन पांचों ने मिलकर कुछ मिनट्स के अंदर ही बंदूकों के दम पर प्लेन के सभी पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर्स के अंदर अपना खौफ बैठा दिया। अब प्लेन पूरी तरह से हाईजैकर्स के कंट्रोल में था, जिसे वो पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ ले जाना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स के दबाव में आकर प्लेन को दिल्ली की जगह वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं। प्लेन के वेस्ट की तरफ मुड़ते ही हाईजैकर्स को अपना प्लान कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखा, जिस कारण वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने हाईजैकर्स की नजर से बचकर ट्रांसपॉन्डर के जरिए इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन के हाईजैक होने की इंफॉर्मेशन दे दी। इस तरह पहली बार 4:40 पर इंडियन ATC को फ्लाइट IC814 के हाईजैक होने के बारे में पता चला। इस खबर के पता चलते ही ATC चौकन्ना हो गए और उन्होंने देर न करते हुए फौरन सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG से कांटेक्ट किया और प्लेन के हाईजैक होने के बारे में बताया। CMG को उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में अर्जेंसी न दिखाते हुए कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। CMG ने ना तो कोई इमरजेंसी मीटिंग को अरेंज किया और ना ही वक्त की नजाकत को समझते हुए फॉरेन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, जिस कारण कैप्टन देवी शरण को इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से ना तो कोई मदद मिल रही थी और ना ही कोई दिलासा। हैरानी की बात यह थी कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को हाईजैकिंग की खबर प्लेन हाईजैक होने के करीब 1 घंटे बाद पता चली। कैप्टन शरण हैरान थे कि आखिर ऐसी सिचुएशन में भी ATC कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, लेकिन जब कुछ देर तक ATC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो आने वाले समय को भांप चुके थे। उन्हें अपना और सभी पैसेंजर्स का फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था, जिस कारण वो काफी निराश होकर प्लेन को अभी भी पाकिस्तान की सीमा की ओर ले जाने के लिए मजबूर थे। कुछ देर वेस्ट की ओर प्लेन उड़ाने के बाद कैप्टन शरण ने लाहौर में लैंडिंग के लिए पाकिस्तानी ATC से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कैप्टन की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कुछ महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के संबंध सबसे नाजुक मोड़ पर थे। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से शक की सुई उस पर उठे।
इसलिए मना करने के साथ पाकिस्तान कैप्टन को धमकी देता है कि अगर इंडियन प्लेन लाहौर में एंटर किया तो प्लेन को शूट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का जवाब कैप्टन शरण को मुश्किल में डाल देता है। उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा होता। वो कोशिश करते हैं कि प्लेन इंडिया के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए, लेकिन हाईजैकर्स को ये गवारा नहीं था। उन्हें डर था कि ऐसा करने पर उनका बना बनाया प्लान चौपट हो सकता है। कोई डेस्टिनेशन डिसाइड ना होने की वजह से प्लेन लंबे समय तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ही चक्कर काटता रहा, जिस कारण प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था और अब अगर प्लेन को जल्द ही लैंड नहीं किया जाता तो प्लेन का क्रैश होना तय था। इन सभी डरावने विचारों से कैप्टन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन फिर भी इस उलझन के बीच कोई हल निकालने के लिए उन्होंने वापस इंडियन एटीसी से कांटेक्ट किया। कैप्टन ने इंडियन एटीसी से रिक्वेस्ट की कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करे कि वो भारतीय प्लेन को अपने यहाँ लैंड करने की परमिशन दे। कैप्टन ने एटीसी को यह भी बताया कि पाकिस्तान एटीसी उन्हें लाहौर में एंटर नहीं करने दे रहा है। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड हाईजैकर्स किसी भी पल पैसेंजर्स पर अटैक कर सकते हैं। इस खबर से इंडियन अथॉरिटीज समेत पूरा देश हिल चुका था। देश और दुनिया की हर न्यूज में इंडियन प्लेन के हाईजैक होने की खबर हेडलाइंस बन चुकी थी। When 5 masked terrorists hijacked Indian Airlines flight IC814, plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. एक तरफ जहां पूरी दुनिया की नजर भारत के इस हाईजैकिंग पर टिकी हुई थी, तो वही अफसोस इस बात का था कि भारत के बहुत से हाई कमांड्स को इस हाईजैकिंग की जानकारी न्यूज चैनल्स के जरिए मिल रही होती है। सीएमजी के इमीडिएट एक्शन न लेने की वजह से पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंडियन अथॉरिटीज फौरन हरकत में आ गई। 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान से प्लेन को लाहौर में लैंड करने की रिक्वेस्ट की, मगर पाकिस्तान ने भारत की इस अपील को खारिज कर दिया। इस तरह इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश भी नाकाम रही और अब एक बार फिर प्लेन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चक्कर काटने लगा। प्लेन में अब केवल 1 घंटे का ही फ्यूल बचा था, जिसे देखते हुए कैप्टन शरण एक आखिरी प्रयास करते हैं और हाईजैकर को कहते हैं कि प्लेन में जल्दी ही फ्यूल खत्म होने वाला है, जिस कारण प्लेन क्रैश कर सकता है। इसलिए जब तक लाहौर का रास्ता साफ नहीं हो जाता, प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करके रिफ्यूल कर लेना चाहिए। हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा हाईजैक किया गया इंडियन प्लेन इंडिया के अंदर ही लैंड करे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। लेकिन प्लेन अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से ज्यादा ट्रैवल कर चुका था, जिस कारण फ्यूल की शॉर्टेज का अनुमान हाईजैकर्स को भी था। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से हाईजैकर्स कैप्टन की बात मान गए और ना चाहते हुए भी रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को अमृतसर में उतारने के लिए तैयार हो गए। कैप्टन देवी शरण का यह समझदारी भरा प्रयास सफल हो चुका था, जिस कारण अब हाईजैक हुआ प्लेन भारत की सीमा के अंदर अमृतसर की एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है। देखा जाए तो सिचुएशन को संभालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अथॉरिटीज के पास बेस्ट चांस था। कैप्टन देवी शरण को भी अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही होती है। उन्हें विश्वास था कि अगर एक बार प्लेन इंडिया में लैंड कर गया तो भारत सरकार कैसे भी करके हाईजैकर्स के प्लान को फ्लॉप कर देगी और सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेगी। लेकिन असल में जो कुछ होता है वो भारत के लिए एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित होता है और कैप्टन देवी शरण की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दरअसल हाईजैकर्स के मानते ही कैप्टन शरण अमृतसर एटीसी से राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। अमृतसर एटीसी लैंडिंग की परमिशन देते ही फौरन सभी इंफॉर्मेशन इंडियन अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर प्लेन के लैंड करने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद 6:44 PM पर प्लेन राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन के लैंड करते ही पहले से ही तैयार पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है और दिल्ली से अगले ऑर्डर्स का इंतजार करने लगती है। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हाईजैकिंग को लेकर मीटिंग करते हैं, पर मीटिंग में हाईजैकिंग को रोकने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। वहीं पंजाब पुलिस हाईजैकर्स से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हाईजैकर्स पंजाब पुलिस से कोई बातचीत नहीं करते। वो बस जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग कराकर प्लेन को भारत की सीमा से बाहर ले जाना चाहते थे। लेकिन जब फ्यूलिंग में वक्त लगने लगा, इस हफ्ते 3 चीज लगाकर जल्द फ्यूलिंग करने की डिमांड की, लेकिन दिल्ली हाई कमांड्स का सख्त आदेश था कि फ्यूलिंग में देरी की जाए, जिससे एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। एनएसजी कमांडोज अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में ही थे। उन्हें अमृतसर पहुंचने में टाइम लगने वाला था।
यूं देखते देखते काफी वक्त गुजर गया, पर प्लेन में अभी भी फ्यूल फिल नहीं किया गया। इस तरह हो रही देरी से हाईजैकर्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। उन्होंने गुस्से में आकर कई पैसेंजर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार सतनाम सिंह नाम के एक पैसेंजर को बनना पड़ा। हाईजैकर्स ने गुस्से में सतनाम पर कई बार वार किए, जिसे देख पूरे प्लेन में सन्नाटा फैल गया। हर कोई डरा सहमा चुपचाप होकर बैठ जाता है और ठीक वही करता है जो हाईजैकर्स कहते हैं। प्लेन में सतनाम पर अटैक से घबराए कैप्टन एक बार फिर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करते हैं। कैप्टन कहते हैं कि अगर जल्दी रिफ्यूल नहीं की गई तो हाईजैकर सभी पैसेंजर्स को एक एक करके मार देंगे। भारत सरकार चिंता के बोझ से दबी जा रही थी, क्योंकि अभी भी एनएसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने में समय लगने वाला था। इसलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डिसाइड हुआ कि अब वो फौरन एक फ्यूल ट्रक प्लेन तक भेजेंगे। लेकिन ट्रक में केवल फ्यूल ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस भी सवार होगी, जो फ्यूल भरने की आड़ में प्लेन के टायर्स को पंचर कर देगी, जिससे प्लेन उड़ ही ना पाए। कुछ ही देर बाद प्लेन के अनुसार फ्यूल ट्रक प्लेन की तरफ बढ़ता है, पर ट्रक काफी स्पीड से चल रहा होता है, जिस वजह से एटीसी को डर था कि इतनी स्पीड से ट्रक को अपनी तरफ आता देख हाईजैकर्स के मन में शक पैदा हो सकता है। इसलिए एटीसी ने ट्रक ड्राइवर से ट्रक को स्लो करने को कहा, लेकिन ड्राइवर सही से इंस्ट्रक्शन को सुन नहीं पाया और ट्रक को स्लो करने की जगह एकदम से बीच सड़क पर रोक दिया। ट्रक का रुकना भारत सरकार के लिए बुरी तरह बैकफायर करता है। अचानक से ट्रक का स्पीड से उनकी ओर आना और फिर रुक जाना हाईजैकर्स के मन में शक पैदा कर देता है। वो इंडियन अथॉरिटीज के प्लान को भांप लेते हैं और जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फौरन कैप्टन शरण को गन पॉइंट पर रखकर तुरंत प्लेन को उड़ाने के लिए धमकाते हैं। कैप्टन यहाँ कोशिश करते हैं कि प्लेन को थोड़ी और देर अमृतसर में रोक कर रखा जाए, पर गुस्से से बौखलाए हाईजैकर्स रूपिन कत्याल नाम के एक पैसेंजर पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। 25 साल के रूपिन कत्याल की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो इस प्लेन में अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन हाईजैकर्स द्वारा शुरू में ही महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया था, जिस कारण रूपिन की वाइफ को भी पता नहीं चला कि रूपिन हाईजैकर्स के अटैक की वजह से खून से लथपथ हो गए हैं और बुरी तरह दर्द से करहा रहे हैं। हाईजैकर्स यही नहीं रुकते, बल्कि बंदूकें लोड करके दूसरे पैसेंजर्स की तरफ तान देते हैं। ये सब होता देख प्लेन में बैठे लोग चीखना शुरू कर देते हैं। अब कैप्टन शरण के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर वो हाईजैकर्स की बात ना मानते तो प्लेन में कत्लेआम मच जाता, इसलिए मजबूरन कैप्टन को प्लेन स्टार्ट कर अमृतसर से टेक ऑफ करना पड़ता है। 7:49 PM पर प्लेन एक बार फिर से हवा में होता है। अमृतसर से प्लेन के साथ साथ अब वो उम्मीद भी जा चुकी थी जो कैप्टन और सभी पैसेंजर्स को थी कि भारत सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह बचा लिया जाएगा। 7:40 PM पर CMG NSG कमांडोज को अमृतसर पहुंचने को कहते हैं। 7:55 PM पर NSG अमृतसर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन अथॉरिटीज के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप ना होता और क्लियर प्लान के साथ हाईजैकिंग की खबर मिलते ही फौरन NSG कमांडोज को एक्शन लेने के लिए तैयार कर दिया जाता, तो शायद अमृतसर ही इस फ्लाइट का लास्ट डेस्टिनेशन होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे NSG कमांडोज के लेट पहुंचने को लेकर भी कई थ्योरीज है, जिसमें एक थ्योरी ये है कि हाईजैक हुए प्लेन में रॉ एजेंट शशि भूषण सिंह तोमर नाम के एक पैसेंजर भी मौजूद थे, जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी NK सिंह के ब्रदर इन लॉ थे। इसलिए NK सिंह ने जानबूझकर कमांडोज को अमृतसर पहुंचने में लेट करवाया, जिससे शशि भूषण की सेफ्टी बनी रहे। NK सिंह को डाउट था कि कहीं कमांडोज को भेजने से हाईजैकर्स बेकाबू होकर सभी पैसेंजर्स को मार ना दे। अब असल वजह जो भी रही हो, लेकिन अब प्लेन अमृतसर से निकलकर फिर से आसमान में पहुंच चुका था। कैप्टन शरण फिर से पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए मना कर देता है और लाहौर के सभी नेविगेशनल एड्स और एयरपोर्ट लाइट्स को ऑफ कर देता है। लाइट्स ऑफ होती देख कैप्टन शरण परेशानी में आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर प्लेन को कहां और कैसे लैंड करे। उन्हें पहले ही पाकिस्तान के एयर स्पेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ऊपर से अब कॉकपिट में लो फ्यूल की वार्निंग भी शुरू हो जाती है। कैप्टन शरण को कैसे भी करके प्लेन को लैंड करना था। लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे की तरफ लाया जाता है। नीचे एक जगह बहुत सारी लाइट्स एक साथ जलती हुई दिखती है। कैप्टन को लगता है कि यही एयरपोर्ट है, पर जैसे ही प्लेन जमीन के करीब पहुंचता है, नीचे का नजारा कैप्टन के होश उड़ा देता है। दरअसल नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि हाईवे था, जहां लैंड करना इम्पॉसिबल था।
घबराए कैप्टन फौरन प्लेन को दोबारा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इस बार कैप्टन साफ तौर पर पाकिस्तान ATC से कहते हैं कि प्लेन में बिल्कुल फ्यूल नहीं है और अब अगर इसे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया तो प्लेन लाहौर के बीचों बीच क्रैश कर जाएगा, जिससे न सिर्फ प्लेन और पैसेंजर्स बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी खतरा है। अपने लोगों पर बात आते ही पाकिस्तान लैंडिंग के लिए मान जाता है और फ्यूलिंग की परमिशन भी दे देता है। बार बार भारत के प्लेन की लैंडिंग के लिए मना करना पाकिस्तान का एक प्लान था। वो पूरी दुनिया के सामने एक खेल खेल रहा था जिसमें वो चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान का यह असली चेहरा बाद में सामने आता है। फाइनली रात के 8 बजे प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ पाकिस्तानी कमांडोज प्लेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स डरे सहमे बैठे थे, पर चाकू लगने की वजह से रूपिन कत्याल सबसे बुरी हालत में थे। रूपिन के ट्रीटमेंट के लिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स पाकिस्तान से मेडिकल हेल्प मांगते हैं, पर पाकिस्तान फ्यूलिंग के अलावा और कोई मदद नहीं करता है। रिफ्यूलिंग होते ही प्लेन को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। हाईजैकर्स की डिमांड पर पाकिस्तान को छोड़ इस बार प्लेन अफगानिस्तान की ओर उड़ान भरता है, लेकिन 1999 में अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं थी, जिस वजह से प्लेन को ओमान की तरफ उड़ा दिया जाता है। लेकिन ओमान अथॉरिटीज प्लेन को अपनी सीमाओं में घुसने की इजाजत नहीं देती है, जिस वजह से अब प्लेन UAE की डायरेक्शन में मूव करता है। भारत सरकार की ओर से रिक्वेस्ट करने पर UAE प्लेन को दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर लैंडिंग की परमिशन दे देता है, जिसके बाद रात के करीब 3 बजे प्लेन UAE में लैंड करता है। UAE में लैंडिंग के साथ ही इंडियन अथॉरिटीज UAE गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर वहां अपने कमांडोज को भेजने की परमिशन मांगती है, लेकिन UAE भारत की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। हालांकि भारत के कहने पर UAE अथॉरिटीज हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन करती है, जिसमें फ्यूल के बदले इंजर्ड पैसेंजर्स, महिलाओं और बच्चों को रिलीज करने की डिमांड थी। हाईजैकर्स यहां 27 पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, जिसमें एक डेड बॉडी भी थी। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रूपिन कत्याल की थी, जो इलाज ना मिल पाने की वजह से अब तक दम तोड़ चुके थे। सभी पैसेंजर्स और रूपिन की बॉडी को इंडियन एयरक्राफ्ट द्वारा अपने देश बुला लिया जाता है। पैसेंजर्स को लेने और UAE सरकार की मदद के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव खुद UAE जाते हैं। वही प्लेन में रिफ्यूलिंग होते ही प्लेन एक बार फिर आसमान में होता है। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, जिस वजह से प्लेन को अफगानिस्तान की ओर ले जाया जाता है और फाइनली 25 दिसंबर की सुबह अफगानिस्तान के कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन अपनी लास्ट लैंडिंग करता है। कांधार एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही तालिबानियों द्वारा प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भारत को प्लेन के अफगानिस्तान में होने की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसने भारत सरकार के लिए एक नई उलझन पैदा कर दी। दरअसल उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, जिस कारण प्लेन का अफगानिस्तान में होना इंडिया के लिए एक और परेशानी का कारण बन चुका था। एक तरफ इंडियन अथॉरिटीज का मानना था कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान ISI के एक्टिव सपोर्ट के साथ साथ तालिबान का भी सपोर्ट है, तो वही तालिबान का कहना था कि उनका मोटिव बस इंडिया और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन कराना है। तालिबान की इंटेंशंस पर भरोसा न होते हुए भी भारत सरकार ने तालिबान से पैसेंजर्स की सेफ्टी की अपील की, साथ ही हाईजैकर्स से उनकी डिमांड्स को जानना चाहा। इस दौरान हाईजैकर्स का गुरूर 7वें आसमान पर होता है। उन्हें अब लगने लगा था कि इंडिया पैसेंजर्स को रिहा कराने के लिए उनकी हर शर्त को मानेगा, इसलिए हाईजैकर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत के सामने 36 टेररिस्ट जो कि भारत के जेल्स में प्रिजनर्स थे, उन्हें रिलीज करने की डिमांड की। इसके अलावा हाईजैकर्स ने सजाद अफगानी की डेड बॉडी को भी मांगा, जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट और हरकत उल अंसर का कमांडर इन चीफ था, जिसको भारत की जेल से भागने के दौरान मार दिया गया था। हाईजैकर्स यही नहीं रुके, वो भारत से $200 मिलियन की फिरौती भी मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हाईजैकर्स के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो उनकी डिमांड्स को किसी भी कीमत पर नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि टेररिस्ट को रिहा करने का मतलब होता भारत के खिलाफ फिर से आतंकवादी गतिविधियों का होना। लेकिन इन्हीं सब के बीच न्यूज चैनल्स के जरिए हर एक खबर लोगों तक जा रही थी। इन खबरों में एक पैसेंजर की मौत की खबर भी होती है और कई पैसेंजर्स के घायल होने की बात भी शुमार थी। साथ ही न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में प्लेन के अफगानिस्तान में होने की हेडलाइंस भी बन चुकी थी। ये सभी खबरें भारत के लोगों को बेचैन करने के लिए काफी होती है।
इन खबरों के कारण सबसे बुरा हाल उन फैमिलीज का होता है जिनका कोई अपना उस प्लेन में मौजूद था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की फैमिलीज और रिलेटिव्स का कंसर्न केवल अपने लोगों की जान की सलामती का था। वो किसी भी तरह अपने परिवार वालों को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जब हाईजैकिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी बीच इन फैमिलीज की भीड़ इकट्ठा हो गई और जसवंत सिंह से अपने परिवार वालों की सुरक्षा की अपील करने लगे। इसके अलावा कुछ परिवार वाले गुस्से में आकर जसवंत सिंह से हाईजैकर्स की डिमांड को पूरा करने का जोर डालने लगे। सिर्फ पैसेंजर्स की फैमिलीज ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज का भी गवर्नमेंट पर पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर दबाव था। इसलिए गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करने के लिए एक टीम को कांधार भेजने का फैसला लिया। 27 दिसंबर को ये टीम कांधार पहुंची जिसे सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विवेक काटजू हेड कर रहे थे। तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडिया के नेगोशिएशन टीम के बीच नेगोशिएशन कराना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दिन पर दिन गुजर रहे थे और हाईजैकर्स एंड इंडियन अथॉरिटीज के बीच कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था। तालिबान ने हाईजैकर्स को $200 मिलियन और सजाद अफगानी की डेड बॉडी की डिमांड को छोड़ने के लिए मना लिया था, पर हाईजैकर्स 36 प्रिजनर्स को रिलीज करने की मांग पर डटे हुए थे। इंडियन अथॉरिटीज इस मांग के विरोध में थी, जिस कारण अभी भी नेगोशिएशन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। इस दौरान प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का जीवन नर्क हो चुका था। पैसेंजर्स को प्लेन में बैठे पूरा एक हफ्ता हो चुका था, जिस वजह से उनके पास खाने के लिए ना तो खाना बचा था और ना ही पीने के लिए पानी। इसके अलावा प्लेन के टॉयलेट्स तक ओवरफ्लो करने लग गए थे। हर एक चीज उस वक्त पैसेंजर्स को परेशान कर रही थी। इधर पैसेंजर्स का हाल बुरा था तो उधर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर हर दिन दबाव बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में घुसकर हंगामा कर रहे थे तो कुछ लोग प्रधानमंत्री वाजपेयी के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रेशर के चलते नेगोशिएशन टीम को जल्द से जल्द कोई फैसला लेने के लिए कहा गया। हम किसी भी दबाव में आकर के आतंकवादियों को छोड़ते हैं तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाएगा। नेगोशिएशन टीम हाईजैकर्स की डिमांड को काफी हद तक कम करने में सफल हो चुकी थी। इंडियन अथॉरिटीज ने 36 की जगह केवल 3 प्रिजनर्स को ही रिलीज करने की इजाजत दी थी, लेकिन ये 3 प्रिजनर्स हाईजैकर्स की चॉइस के होने वाले थे। हाईजैकर्स ने रिहा करने के लिए मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमार सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को चुना था। ये तीनों प्रिजनर्स वो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मजबूरन इन टेररिस्ट को छोड़ने का डिसीजन लिया गया। तीनों आतंकवादियों को पहले दिल्ली लाया गया और फिर एक फ्लाइट के जरिए जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया। कांधार में तीनों टेररिस्ट के पहुंचते ही हाईजैकर्स द्वारा प्लेन और सभी हॉस्टेजेस को फ्री कर दिया गया। इस दौरान इंडियन अथॉरिटीज को उम्मीद थी कि पैसेंजर्स के रिलीज होने के बाद तालिबान 5 हाईजैकर्स को अरेस्ट कर भारत को सौंप देगा, लेकिन तालिबान इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा था। दरअसल तालिबान 5 हाईजैकर्स और भारत से रिहा हुए तीनों टेररिस्ट को पाकिस्तान पहुंचाने में मदद कर रहा था। तालिबान ने अपने व्हीकल के जरिए इन सभी को पाकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ा और साथ ही इंश्योर किया कि इस बीच भारत की तरफ से उन्हें पकड़ा ना जा सके। इस पूरे इंसिडेंट से ये कंफर्म हो गया कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। कुछ वक्त बाद जब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस हाईजैकिंग की इन्वेस्टिगेशन की गई तो हाईजैकिंग को लेकर एक एक कर सारे खुलासे होने लगे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि किस तरह महराजुद्दीन वानी नाम के टेररिस्ट ने दाऊद इब्राहिम के नेपाल कनेक्शन के इस्तेमाल से 5 हाईजैकर्स के फेक पासपोर्ट बनाकर उन्हें राइफल्स और ग्रेनेड्स के साथ प्लेन में चढ़ने में मदद की थी। महराजुद्दीन वानी वो आतंकवादी था जिसने 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ क्लोजली काम किया था। दाऊद का खास होने की वजह से इसका काफी अच्छा नेटवर्क था, जिसका इस्तेमाल करते हुए इसने नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लूज सिक्योरिटी का फायदा उठाया और प्लेन को हाईजैक करने में हाईजैकर्स की हेल्प की। इन्वेस्टिगेशन में 5 हाईजैकर्स की पहचान का भी खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि 5 हाईजैकर्स पाकिस्तान के थे, जिनके असली नाम इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सईद, शाकिर और जहूर मिस्त्री थे। ये 5 ही हरकत उल मुजाहिदीन नाम के पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग टीम को यह भी पता चला कि इस हाईजैकिंग के पीछे अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब का भी हाथ था, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला ओमर का बेटा भी था। यानी साफ था कि ये सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, जिसमें तालिबान का भी सपोर्ट था।
We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. इस तरह 3 आतंकवादियों को रिलीज करने के बदले में 31 दिसंबर 1999 को सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को कांधार से रिहा करके न्यू दिल्ली ले आया गया। इंडियन गवर्नमेंट इन सभी को सेफली वापस लाने में कामयाब हो गई, लेकिन ये कामयाबी भारत को भारी कीमत चुका कर मिली।